मी आज हम नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में। साथ में इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। बिजनेस में बी अंडरस्टूड एज द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज टू सप्लाई कंज्यूमर्स विद गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्रॉफिट। कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी एक कंपनी हम सेटअप करते हैं, मान लीजिए, और उसके उसका हमारा मेन मोटिव होता है टू सप्लाई, अपने गुड्स बेचना, उनका आवागमन होना, एक तरीके से उन्हें सप्लाई करना, उन्हें बेचना। उसमें हमारा सोल एम होता है प्रॉफिट के लिए। बिजनेस डिपेंड करता है उसके साइज पे, उसके टर्नओवर पे, उसके अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विच वी हैव इन्वेस्टेड इन इट, बाय द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और बाय द सेल्स वॉल्यूम। कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, कितना वास्ट है, और उसकी सेल्स की प्रोडक्शन कितनी ज्यादा है। बट चाहे कोई भी बिजनेस हो, हम सबका एक ही मोटिव होता है, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। And the purpose of business that goes beyond earning profits are important institution in a society, supply of goods and services, creating job opportunities, offering better quality of life, and contributing to growth of the country. And we can understand that the role of business is crucial from the point of individuals and national society as well. हम इसमें मार्कर ऑन कर लेते हैं। मार्कर, सॉरी, इसमें आपके पास तो नहीं है, इसलिए शायद ही कर पाएंगे। Society cannot do without business. Similarly, it requires no emphasis that business needs society as much. इन दोनों ही चीजें इक्वली इम्पोर्टेंट है टू सस्टेन इन अ लॉन्गर रन। इसी के साथ आप आगे और डिटेल में पढ़ सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, बट अगर हम ऑन क्रक्स जाने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, तो इट इज something which deals with the goods and services with the sole aim of earning profit. And the success of every business depends on adapting itself to the environment within which it functions. For example, when there is a change in the government policies, the business has to make necessary changes as per the modification which is done by the government in their policies, new policies. अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट एक तरीके से टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस से रिलेटेड है हमारा। बेसिकली इट इज ओवरऑल इम्पैक्टेड बाय अदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो भी हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, एक बिजनेस में सेटअप करते हैं, तो उसमें काफी फैक्टर्स है जो उसे अफेक्ट करते हैं, कि उसके पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं, उसके इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं, उसके सोशल रिलेशंस कैसे हैं, और उन सबको अगर हम सम करेंगे तो इट सेज टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। सब एक्सटर्नल फोर्सेस हैं विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, and these are governed by some other bodies and some other agencies. Business environment is the sum total of all the things external to business firms, and such as it is aggregative in nature. Special and general forces environment includes both special and general forces. Specific forces basically which is inside the company. Investors हैं हमारे, customers हैं, competitors हैं, suppliers हैं, and we can have a control over them. हम उन्हें regulate कर सकते हैं अपने according, and affect individual enterprise directly and immediately because they are directly involved, and we have a control over them in our day-to-day working. General forces जैसे कि social, political, legal and technological conditions है, have impact on all business enterprise and thus may affect an individual firm indirectly own. ये बहुत ही डायनामिक है नेचर में, इट कीप्स ऑन चेंजिंग हर टाइम ये, बिकॉज क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट है विच इज ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट एंड फैशन विच always changes as per the needs and requirements of the people and their lifestyle. So it is very dynamic, it has to adapt itself to the changes which occurs in it. And the fourth point is uncertainty. It is very uncertain. Since it is dynamic and it is keeps on changing, we cannot predict about it future happenings. कि कब क्या होने वाला है, हम हर चीज से अनभिज्ञ ही रहते हैं ज्यादातर. So it's very uncertain in nature.
Relativity, business environment is relative consensus. It differs from country to country and even region to region. हर कंट्री के पॉलिटिकल रिलेशंस और उनके इकोनॉमिक रिलेशंस अलग होते हैं। इस वजह से इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और वहाँ का टेस्ट और फैशन भी अलग अलग होता है। इट इज वेरी, इसीलिए हम उसे रिलेटिव बोलते हैं नेचर में। जैसे कि पॉलिटिकल कंडीशन यूएसए के, दोस्त फ्रॉम चाइना और पाकिस्तान, अगर हम मैं बात करूं तो जो हमारा यूएस है वो काफी डेवलप्ड कंट्री है, काफी ज्यादा मॉडर्नाइज है, आज काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है और बहुत ज्यादा पॉलिटिकली साउंड भी है वहाँ पे। और ऐसे अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं और जो वहाँ की कंडीशंस है उतनी अच्छी नहीं है जितनी यूएस की है। इसलिए वहाँ के जो टेस्ट एंड फैशंस हैं, वहाँ के जो लोगों की प्रेफरेंसेस है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है एज पर इन डेवलप्ड कंट्री। सो इट इज रिलेटिव इन नेचर बिकॉज it differs from country to country and region to region. Multifaceted. Business environment changes are frequent and dependent on knowledge and existence of business person. Since it is dependent on knowledge and existence of business person, for instance, मैं एक कंपनी चलाती हूँ। फॉर इंस्टेंस मैं एक कंपनी चलाती हूँ और वहाँ के मैं माफी चाहूंगी, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया होगा, बट हम कंटिन्यू करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत जल्दी चेंज करता है और एक डिपेंड करता है वो नॉलेज एंड एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस पर्सन पे। जैसे कि मैं एक कंपनी रन करती हूँ, मैंने एक कंपनी सेटअप की है अपनी, और वहां पे मेरे को कितनी नॉलेज है वहां पे, मैं अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज कितनी अप्लाई कर सकती हूँ और कितने अच्छे से स्मूथली मैं उसे रन कर सकती हूँ। कि तभी वो एग्जिस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा लॉन्ग रन में, क्योंकि डायनामिक नेचर है हमारे इन्वायरमेंट का, हमें उसे सस्टेन रखने के लिए भी उसके हिसाब से ही चलना होता है। इट मे बी व्यू डिफरेंटली बाय डिफरेंट इंडिविजुअल, और हर कोई उस चीज को जो मैं करूंगी उसे अलग नजरिए से देखेगा। इट मे बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर सम और ए थ्रेट फॉर अदर्स। कुछ लोग ये सोचेंगे कि एक नई सर्विस लाइन निकाली है मैंने बिजनेस में, तो फिर वो उनके लिए एज अ थ्रेट है, सिंस आई विल बी कमिंग एज अ कॉम्पिटिटर फॉर देम। और कुछ लोग एज एन अपॉर्चुनिटी समझेंगे, क्योंकि उनके लिए एक ऐसा राइवल आ गया है जो एक बेटर प्रोडक्ट सर्व करेगा, तो उन्हें भी उस सेट बार को मैच करने के लिए एक एज एन अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सो इट इज मल्टी फेसेटेड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कि क्यों हमारे लिए जरूरी है, किस लिए हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट आवश्यक है। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देयर इज अ क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। दिस इंटरेक्शन हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द बिजनेस फर्म्स एंड यूजिंग इट्स रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली। बिजनेस एनवायरनमेंट अगर हम ध्यान रखेंगे अपने बिजनेस एनवायरनमेंट, तो हम उससे बहुत ज्यादा एडवांटेजेस भी ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है हमारे लिए, क्योंकि हमें अपने नेचर से बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी सप्लाई होते हैं जो कि हमारे इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसोर्सेज को हम इक्वली यूज कर सकते हैं। Multifaceted, uncertain, dynamic nature, which is far-reaching impact on the survival and growth of the business. To be more specific, proper understanding of various aspects of business environment, such as social, political, legal, and economic, helps a business in the following ways. और किस तरीके से environment को help करता है business, which is first mover advantage. Early identification of opportunities helps an enterprise to be the first to exploit them instead of losing them to competitors. आज मैं सबसे पहले इम्प्लांट कर देती हूँ, तो आई एम द फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट देम। उन्हें मार्केट से निकालने के लिए मैं सबसे पहले लाइन में खड़ी हूँ, उन्हें अपने कॉम्पिटिटर से लूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मारुति उद्योग बिकेम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार्स इन इंडिया। तो वो एक उसके लिए एक एज एन अपॉर्चुनिटी थी, तो उसने एज अपॉर्चुनिटी देखा और ग्रो किया, और अपने कॉम्पिटिटर्स को वो आइडिया ना देने की जगह उसने खुद उस आइडिया को पिच किया, इनिशिएट किया और मार्केट लीडर बन गया। First mover advantage by pitching the idea first into the market.
आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉसिबल थ्रेट्स हेल्प्स इन मेकिंग करेक्टिव एंड इम्प्रूविंग मेजर्स। हम पहले से थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता रहे हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मार्केट में। कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, हमने बार बार चेंजेस अगर हमारे इन्वायरमेंट में आते रहते हैं तो हम उसे कोप अप करेंगे, हम उसे डील करेंगे, हम उसे प्रिडिक्ट करके रखेंगे फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है, अगर कुछ चेंजेस हैं, कुछ बिहेवियर पैटर्न्स हैं जिससे हम स्टडी करके हम एनालाइज कर पा रहे हैं कि देयर इज अ रैपिड चेंजेस, तो हम उसे कोप अप कर पाए, हम प्रिकॉशंस ले सके, कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सके जस्ट टू हैव अ कंट्रोल ओवर द डायनेमिक नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, अब क्योंकि हम एडवांसमेंट भी करेंगे अपनी टेक्नोलॉजी में एज पर द चेंजिंग नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स एंड अदर फैक्टर्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग, उसकी वजह से हम काफी कुछ इम्प्रूव भी करेंगे। ऐसा नहीं है बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, इम्पैक्ट हम टेक्नोलॉजी के साथ और अगर हम आज चेंजेस के साथ अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इट मेक्स अस to survive in the long run. It helps in improving performance, giving direction for growth. The interaction with the environment leads to opening up new frontiers of growth for the business firm. It enables the business to identify the areas for growth and expansion of their activities, meeting competition. It helps the firm to analyze the competitors' strategies and formulate their own strategies accordingly to cope up with the rapidly increasing competition. फिर हम आते हैं इमेज बिल्डिंग पे, क्योंकि environmental understanding helps the business organization improving their image by showing their sensitivity to the environment within which they are working. कि कितने सेंसिटिव है वो इन्वायरमेंट को लेके, कितने इन्वायरमेंट को हम स्टडी भी कर रहे हैं, उसके हिसाब से चल भी रहे हैं, तो उसकी इमेज भी बिल्डअप हो रही है। Captive power plants in their factories to meet their own requirement of power and saving loss of energy in transmission. कंटिन्यूस लर्निंग, एनवायरमेंट एनालिसिस मेक द टास्क ऑफ मैनेजर्स, क्योंकि वो उस चीज को बार बार स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसको करेक्टिव मेजर लेंगे, देन अगेन दे विल लुक आउट गैप्स एंड deficiencies, they will work on it, they will come up again in the initial starting point and then implement it. It's continuous learning which keeps on evolving and changes and comes up as a learning to the managers in the any enterprise. कितनी तरह का बिजनेस एनवायरनमेंट होता है हमारा। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे बहुत तरीके के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट जिसे हम बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस, और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल एनवायरनमेंट हैज रिसीव कंसिडरेबल अटेंशन बाय द फर्म्स में ओनर आ जाता है बिजनेस का, शेयर होल्डर्स एमडीज आ जाते हैं, नॉन मैनेजर्स एम्प्लॉयज कस्टमर्स आ जाते हैं, जिसे हम 6 M's बोलते हैं। एक एब्रिविएशन है जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के टाइप ऑल द पीपल जो कलेक्टिवली उन्हें दी गई है। मैन जो कि ह्यूमन रिसोर्स हो गया, मनी जो कि फाइनेंशियल फैक्टर्स हो गए, मार्केटिंग रिसोर्सेज मशीनरी जो कि फिजिकल एसेट्स हो गए, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर। मिसलेनियस जो कि बाकी चीजें बच गई वो सारी आ गई, विच कम्स अंडर R&D कैटेगरी, कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी, वैल्यू सिस्टम एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। if I'm not wrong, ये सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैन ह्यूमन रिसोर्स जो कि एम्प्लॉय है वहाँ के, उनके वेलबींग के लिए हमें कुछ पॉलिसीज हमेशा इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए, जैसे कि उनके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, उनके लिए एम्प्लॉय असिस्टेंट प्लान करने, और उनके लिए परफॉर्मेंस बेसिस इंसेंटिव्स देना, टाइम टू टाइम उनके परफॉर्मेंस बेसिस पे उनकी सैलरी इंक्रीमेंट देने। ये सब चीजें ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड होती है। हमारी मनी मनी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल फैक्टर्स जो है हमारे साउंड होने चाहिए हमेशा, इट शुड नॉट बी अंडर द सिचुएशन ऑफ अनडेट। मार्केटिंग रिसोर्सेज, हमारे मार्केटिंग में हमारे जो प्रमोशन प्रोडक्ट और प्राइसिंग से रिलेटेड होती है, वो सारे मार्केटिंग के रिसोर्सेज जितने भी हैं, इट आल्सो नीड्स टू बी वेल टेकन केयर ऑफ। मशीनरी जो कि फिजिकल एसेट्स है हमारे, इट शुड नॉट बी वियर एंड टीयर ऑफ, इट शुड ऑलवेज बी अपग्रेडेड। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और नेचर कैसा होना चाहिए, कैसा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग, वास्ट है स्मॉल है बहुत ज्यादा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, नेचर होगा, कैसे उसके अदर डिपार्टमेंट्स होंगे, ये सब चीजें हमारे इंटरनल फैक्टर्स में आ जाती है। तो ये सब हम बाद में भी इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू इट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ ऑल द एंटिटी दैट एग्जिस्ट आउटसाइड इट बाउंड्रीज, उसकी बाउंड्री से बाहर जितनी भी चीजें हैं जो कि विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर इट्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल।
टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक होता है माइक्रो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, और एक होता है मैक्रो और जनरल एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? माइक्रो एनवायरनमेंट में तो आ जाते हैं हमारे कस्टमर्स, जो प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, दो ओनर, बीओडीज, डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज, मार्केट, द प्राइस सेंसिटिव मार्केट, maturity, cost structure, intermediaries, one who act as a bridge between the manufacturer and the marketer, competitors that compete for resources as well as the market, suppliers with their bargaining power affect their cost structure. Consist of the factors in company's immediate environment. कंपनीज के इमीडिएट एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, वो माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट होती है, जो कि परफॉर्मेंस एंड वर्किंग ऑफ द कंपनी से रिलेटेड होती है। बेसिकली माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स आर मोर intimately linked with the company than the macro factors. अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का ही पार्ट हो गया, जैसे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि सब कैटेगरी, जो कि मेजर कैटेगरी थी हमारी, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट भी उसी का ही पार्ट हो गया। बट माइक्रो एनवायरनमेंट एक तरीके से एक्सटर्नल फोर्सेस है, बट दीज आर दोज एलिमेंट्स, दोज फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन आर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द फर्म। बेसिकली इनके प्रेजेंस से हमारी डे टू डे वर्किंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं ये वी हैव समटाइम्स वी हैव लेस कंट्रोल ओवर इट, दैट्स व्हाई दिस हैज बीन सब क्लासिफाइड इनटू माइक्रो एनवायरनमेंट कैटेगरी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट हो जाता है हमारा मोर अनकंट्रोलेबल, दे आर लेस अनकंट्रोलेबल एंड दे आर मोर अनकंट्रोलेबल। इससे हम उसे सब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती है? डेमोग्राफिक इन नेचर, जो कि पॉपुलेशन का साइज है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉलिटिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज, लीगल लॉज, इकोनॉमिकली आता है हमारा इंटरेस्ट रेट, लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, सोशल में आ जाता है हमारा ट्रेडिशन, बिलीफ, कल्चर, टेक्नोलॉजी में आ जाता है हमारा अपॉर्चुनिटीज, अराइजिंग रिस्क और अनसर्टेनिटी, गवर्नमेंट में आता है चेंज इन पॉलिसी एंड अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट, लीगल इंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लॉज लाइक जीएसटी, रियल estate regulation act, global change in the world level, political climates, as well as environmental issues. अब मैक्रो एनवायरनमेंट की जितनी भी चीजें हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आई अज्यूम यू ऑल आर ऑलरेडी फेमिलियर अबाउट इट। स्टिल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन गो थ्रू इट वन बाय वन। ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी में हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आ जाती है, फिस्कल पॉलिसी आ जाती है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से, डेट से रिलेटेड होती है, मॉनेटरी स्मूथ सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू द बिजनेस से रिलेटेड होती है, जो कि हमारी एंड बूस्ट टू ट्रेड एंड इकोनॉमी के लिए होती है। एक्जिम पॉलिसी पढ़ लेते हैं। इट एम्स एट इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स एंड ब्रिज द गैप बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच में जो गैप होता है उसको बिल्डअप करने के लिए एक्सपोर्ट का काम बढ़ाती है। गवर्नमेंट अनाउंसेस वेरियस ड्यूटीज एंड लीव्स, दिस फोकस लाइज ऑन रिमूविंग बैरियर्स एंड कंट्रोल्स एंड लोअरिंग द कस्टम ड्यूटीज, इसे हम एक्जिम पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमारा पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट हो गया सारा। प्रमोटिंग एनवायरनमेंट और रेगुलेटिंग एनवायरनमेंट। प्रमोटिंग एनवायरनमेंट में तो आ जाता है हमारे home products and markets from the influence of foreign competitors, taking direct role of promoting business, insurance and regulatory में आ जाता है हमारा restrictions, operations, nature of the social system, policies, licensing, competition, foreign management, import, export। इन्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए कुछ टूल्स है हमारे पास, कि हमें चेक करना है कि इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है।
जिसे हम पेस्ट एनालिसिस बोलते हैं। एक पेस्टल मॉडल बोलते हैं, एक स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं हम। ठीक है। इसको हम एक बार ही देख लेते हैं। बहुत इजी टॉपिक है ये वैसे। टूल्स क्या है हमारे इन्वायरमेंटल एनालिसिस के? उसमें पेस्ट एनालिसिस बोलते हैं is an analysis of the political, economical, social and technological factors in the external environment of an organization. Pest analysis describes a framework of macro environmental factors used in the environment scanning component of strategic management. It's a part of the external environment analysis when conducting a strategic analysis or doing marketing research and gives an overview of the different macro environmental factors that the company has to take into consideration. के बाद आ जाता है हमारा पेस्ट एनालिसिस के बाद हम आ जाते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल टेक्नोलॉजिकल चीजें हमारे पेस्ट एनालिसिस में आ जाती है। जैसे कि पॉलिटिकल चीजें तो होगी गवर्नमेंट से रिलेटेड और ब्यूरोक्रेसी करप्शन टैक्स फ्रीडम ऑफ प्रेस ट्रेड कंपटीशन रेगुलेशन इकोनॉमिक्स ग्रोथ इन्फ्लेशन इंटरेस्ट एक्सचेंज अनएम्प्लॉयमेंट स्टेज और बिजनेस साइकिल क्रेडिट अवेलेबिलिटी ये सब चीजें हो गई। सोशल कल्चर में आ जाती है हेल्थ कॉन्शियसनेस एजुकेशन लेवल एटीट्यूड टुवर्ड्स इम्पोर्ट सर्विसेज लाइफस्टाइल बाइंग हैबिट रीजन बिलीव ये सब आप टेबल है आप पढ़ सकते हो। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल में आ जाती है रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज स्पेंडिंग ऑन R&D टेक्नोलॉजिकल इंसेंटिव्स। ठीक है। उसके बाद एक होता है हमारा पेस्टल मॉडल। इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन एंड पोर्ट्रेयल ऑफ इंफॉर्मेशन about internal and external factors which have or may have impact on business. Pestle analysis is a simple and effective tool used in situation external macro level forces that might affect an organization. These forces can create both opportunities and threats for an organization. उसमें सिर्फ हमारी पॉलिटिकल सोशल टेक्नोलॉजिकल इतनी ही। अब इसमें हम आ जाता हमारी आ जाती है एथिकल एंड डेमोग्राफिक लीगल एनवायरमेंटल एंड डेमोग्राफिक फोर्स ये सारी चीजें हमारी पेस्टल मॉडल में आ जाती। ये सारी। ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल ये फोर्सेस पेस्ट itself political from pest analysis इकोनॉमिकल सोशल कल्चर टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंटल लीगल स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है analysis of the organization's strengths and weaknesses alongside the opportunities and threats present in the external environment. It involves the collection and portrayal of information about internal and external forces which have or may have an impact on business.
स्वॉट को हमें एक्रोनियम दिया हुआ है। स्वॉट मीन्स स्ट्रेंथ, जो कि इंटरनल फैक्टर से रिलेटेड है, वीकनेसेस भी इंटरनल से रिलेटेड है, और ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स, जो कि एक्सटर्नल है। स्ट्रेंथ फैक्टर्स दैट गिव एन एज फॉर द कंपनी ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स, वीकनेसेस that can be harmful if used against the firm by its competitors. Opportunities, favorable situations which can bring a competitive advantage. Threats, unfavorable situations which can negatively affect the business. ये ग्राफ है, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में आ जाते हैं हमारे स्ट्रेंथ, वीकनेसेस। फैक्टर्स में हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेस आ जाती है, और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आ जाते हैं। ठीक है, ये हेल्पफुल है और ये अनहेल्पफुल। ये थोड़ा सिंपल टूल है। Strength and weakness are irrelevant in meeting opportunity threats in particular situation. हमने कवर कर लिया है बिजनेस। कुछ टॉपिक्स अब तक हमने कवर किए हैं वो है कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज हो जाती हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट का क्या रोल है बिजनेस में, लीगल एनवायरनमेंट, हम एलपीजी के बारे में पढ़ेंगे अगर